हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर अगला टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। तो हम लोग चैप्टर के नाम में ही है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी यहाँ आकर सत्ता पे काबिज हो गई। हालांकि वो व्यापार करने आए थे लेकिन बाद में यहाँ पे एक शासन भी किया। ऐसे क्या कैसे उसकी ये जर्नी रही उसको हम लोग देखेंगे। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East. सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अथवा इजाजतनामा अनुमति हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की थी, इंग्लैंड की थी, और इसको 1600 में ब्रिटेन से ईस्ट में व्यापार करने के लिए, पूर्व से व्यापार करने के लिए एकाधिकार अनुमति मिल गई। This meant that no other trading company in England could compete with the East India Company. With this charter, the company could venture across the ocean, looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at high prices. इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई भी व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत बेच सकती थी। The company did not have to fear competition from other English trading companies. Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. उस जमाने में कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनी से प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन का कोई भय नहीं था। उस समय वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर इस कंपटीशन से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई कंपटीटर न हो तो भी वे सस्ती चीजें खरीद कर इससे ज्यादा कीमत बेच सकती थी। अगर कंपटीटर होता है तो चीजें सस्ती हो जाती है, इससे फायदा कस्टमर को होता है। Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets. By the time a first English ship sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope, and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in western coast of India and had their base in Goa. लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरे यूरोपीय ताकतों को यूरोप के व्यापार में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए, ये देखिए आप, यहाँ से चले और इसे होते हुए ये केप ऑफ गुड, तब यह इंडियन ओशन क्रॉस करते हुए अरेबियन सी होते हुए इंडिया पहुंचेंगे। तो केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगा हिंद महासागर पार, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपने प्रसिद्ध दर्ज करा दी और वे गोवा में अपना ठिकाना बना लिया। In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer who had discovered the sea route to India in 1498. By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibility of trade in the Indian Ocean. Soon the French traders arrived on the scene.
पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को ड गामा ने ही 1498 पहली बार भारत तक पहुंचने में समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आए, यानी ब्रिटिश के साथ साथ पुर्तगालीज और डच साथ साथ फ्रांसीसी भी आ गए। समस्या क्या थी कि सभी कंपनियां एक जैसी चीज ही खरीदना चाहती थी, buying the same things. The fine quality of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. Pepper, cloves, cardamom and cinnamon too were in great demand. समस्या यही थी कि सारी कंपनी एक जैसी चीजें खरीदना चाहती तो सभी वहां यूरोप में ले जाकर बेचना चाहती थी। यूरोप के बाजार में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी जबरन मांग रहती थी। ये भी बहुत जबरदस्त डिमांड थी इन मसालों की। Competition amongst the European company inevitably pushed up the price at which these goods could be purchased, and this reduced the profit that could be earned. यूरोपियन कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इस चीजों ये चीज इनकी कीमत बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। The only way the trading companies could flourish was by eliminating rival competitor. अब एक ही रास्ता बचा था अपना विकास करने के लिए कि अपनी वो कंपटीटर कंपनियों को खत्म कर दें। The urge to secure market therefore led to fierce battle between the trading companies. बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाई की शुरुआत कर दी। Through the 17th and 18th centuries, they regularly sank each other's ships, blockaded routes, and prevented rival ships from moving with supplies of goods. Trade was carried on with arms, and trading posts were protected through fortification. ये कंपटीशन एक दूसरे को खत्म करने की जो एक दौर चला, एक होड़ चली, तो इसके अंतर्गत 17वीं 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिलता कोई भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डूबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ा कर देती, माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था, जिसको बाद में फैक्ट्री बोला गया। These effort to fortify settlements and carrying on profitable trade also led to intense conflict with local rulers. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इस कोशिश के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। तो जो कंपनी व्यापारिक कंपनी थी बाद में वो सत्ता पे काबू करने की शुरुआत यहीं से हुई। थैंक यू।